स्वागत है आप लोगों का फ्रैक्शन की तरफ से इस नए इनिशिएटिव में, जहां हम 10th क्लास के हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर को बारी बारी से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 से, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। आप लोग को एक सलाह पहले ही दे दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू जरूर हो जाइए। इसलिए नहीं कि उस एनसीईआरटी को याद करना, इसलिए कि आपको और ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पढ़ने के बाद आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि ज़रूरत पड़ेगा एनसीईआरटी का, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सोशल क्लीवेज ऑफ बेल्जियम। देखिए, इस चैप्टर में हमें 2 कंट्री के बारे में बताया जाएगा, और वो दोनों कंट्री के बारे में क्यों बताया जा रहा है जब इतने सारे वर्ल्ड में कंट्री है, तो वो तो हम लोग को पढ़ने के बाद पता चलेगा। लेकिन इन्हीं दोनों कंट्री को पढ़ने के बाद अगर आप इन दोनों कंट्री को समझ गए और इसमें जो पॉपुलेशन रहती है अगर उसको समझ गए, तो आपको ये चैप्टर समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए पहले बेल्जियम को समझते हैं। देखिए, आप क्लियरली मैप में देख रहे होंगे, एक ब्लू एरिया है और एक येलो एरिया है। आपको मैप दिख रहा होगा बेल्जियम का। जो ब्लू एरिया है उसको फ्लेमिश रीजन बोला जा रहा है, जहाँ पर डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। डच स्पीकिंग मतलब डच बोलने वाले लोग। और ये जो येलो एरिया है ये वॉलियनिया रीजन है, यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं। अब अगर पूरे कंट्री का बात किया जाए तो फ्रेंच जो है वो 40% ही है और डच जो है वो 59% है। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे कंट्री में जो डच है वो मेजॉरिटी में है। लेकिन इस कंट्री का एक कैपिटल है, हर कंट्री का होता है, उसका नाम है ब्रुसेल। और ब्रुसेल में अगर आप देख रहे होंगे तो ब्रुसेल में जो फ्रेंच है वो 80% है और जो डच है वो 20% है। तो आप देख रहे हैं कि जो समुदाय या जो लैंग्वेज स्पीक करने वाले लोग पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में है, लेकिन कैपिटल में बुरी तरह से माइनॉरिटी में है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छा, अगर आपको घूमने का मौका दिया जाए, आप कहाँ घूमना पसंद करेंगे? आपको किसी कंट्री में घूमने भेजा जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? सिटी में जाएंगे, क्योंकि अगर आपको उस कंट्री को समझना है तो उस कैपिटल को देखने के बाद बहुत हद तक आप समझ जाएंगे, क्योंकि कैपिटल ही सबसे डेवलप्ड एरिया होता है उस कंट्री का। ठीक है, इंडिया में भी अगर G20 समिट हुआ तो कहाँ हुआ? दिल्ली में। तो बताइए, डेवलप्ड एरिया में कौन रहता है? जिसको पहले डेवलपमेंट मिल गया, जो पावरफुल है, रिच है, वो डेवलप्ड एरिया की तरफ जाता है। तो यहाँ पर जो फ्रेंच है वो रिच और पावरफुल है डच से। ठीक है, फ्रेंच जो है रिच और पावरफुल है डच से, इसीलिए वो कैपिटल सिटी में ज़्यादा मात्रा में है। फ्रेंच को एडुकेशन और जो भी सारी चीज़ थे डेवलपमेंट के, सबसे पहले फ़ायदा ले लिया उन लोगों ने और वो जाके कैपिटल में बस गए। ठीक है, तो ये आप एक देख रहे हैं समीकरण एक कंट्री का, जिसमें 2 समुदाय है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फ्रेंच, डच। पूरे ओवरऑल कंट्री में जो डच है वो मेजॉरिटी में है, लेकिन कैपिटल में जो फ्रेंच है वो मेजॉरिटी में। अब देखिए, यहाँ हम देख पा रहे हैं मैप में कि यहाँ क्लियर डिमार्केशन है। वो ब्लू कलर में जो स्पीकिंग लोग रह रहे हैं और जो येलो रीजन है वहाँ फ्रेंच स्पीकिंग लोग रह रहे हैं। तो यहाँ तो डिमार्केशन है, तो यहाँ झगड़ा लड़ाई का उतना बात है नहीं। लेकिन कैपिटल में आप ऐसे फेंसिंग कैसे कर पाएंगे? कैपिटल में आप कैसे एक लाइन ड्रॉ कर पाएंगे? कि कैपिटल होता ही छोटा है और ऊपर से कैपिटल डेवलप्ड होने के चलते ओवर पॉपुलेटेड होता है। तो जो ये टेंशन दोनों समुदाय के बीच में होता है, अब 2 समुदाय रहेंगे तो टेंशन तो होगा ही। तो ये जो टेंशन होता है दोनों समुदाय के बीच, वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? कैपिटल में। ठीक है, देखिए हम लोगों ने बेल्जियम के बारे में तो पढ़ लिया। अब चलिए पढ़ते हैं एक और कंट्री के बारे में, क्योंकि मैं शुरू में ही कहा था हम लोग 2 कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को तो मैप ही देख के पता चल गया होगा कि ये कौन कंट्री है। ये है अपना श्रीलंका, जो कि इंडिया के साउथर्न साइड में पाया जाता है, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री। अब देखिए, इस छोटे से आइलैंड कंट्री में ऐसा क्या खास है? श्रीलंका में 2 तरह के स्पीकर हैं, मतलब 2 भाषा बोलने वाले, ज़्यादातर 2 भाषा बोलने वाले हैं। ऐसे तो मैं आपको मैप के बगल में ही नीचे लिखा हुआ है कि सिन्हाले स्पीकर, श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है। हम लोग सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ेंगे और जो ज़रूरी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं सिन्हाले जो स्पीकर है वो कितना है? 74%।
और वो रिलीजन कौन सा ले रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, बुद्धिज्म। फिर ये तमिल स्पीकर है, वो सिर्फ 18% है। कितना कम है, वो कहाँ 74% सिन्हाल है और ये कहाँ 18%। और ये ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम। तो देखिए यहाँ पर दो भाषा बोले जा रही हैं मुख्यतः, सिन्हाले और तमिल। जो सिन्हाले हैं वो बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में है और जो तमिल है वो कम मेजोरिटी में, मतलब माइनॉरिटी ही समझ लीजिए। और ये जो तमिल स्पीकर हैं ये वो लोग हैं जो इंडिया के ही तमिलनाडु रीजन या तमिल स्पीकिंग एरिया से एज ए लेबर गए हुए हैं ब्रिटिश पीरियड में या फिर माइग्रेशन से, बहुत सारे फैक्टर्स। ठीक है, ये आपको क्लियरली याद रखना है क्योंकि आगे मैं पूछूंगा अभी। सिन्हाले स्पीकर 74%, बुद्धिज्म। तमिल स्पीकर 18% और हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, इतना क्लियर है। और देखिए अगर आपको देखना है इस मैप में तो ये देखिए कि मैप में पूरी तरह से जो ये येलो एरिया है यहाँ श्रीलंकन तमिल रहते हैं और ये जो रेड एरिया है यहाँ पर इंडियन तमिल रहते हैं, बीच में कॉन्सेंट्रेटेड। तमिल जो है, जो तमिल स्पीकर्स है वो पूरी कंट्री में वाइड स्प्रेड फैले हुए हैं। और ये जो आपको ऑरेंज दिख रहा है ये क्लियरली बहुत ज़्यादा है ऑरेंज पार्ट, तो ये किसका है, सिन्हाले स्पीकर का, क्योंकि वो मेजोरिटी में है। तो ये आप लोगों ने डायनेमिक्स देखा दो कंट्री का। अब हम लोग बात करते हैं, तो मैंने जैसे कि कहा था कि हम दो कंट्री के बारे में पढ़ेंगे और दोनों कंट्री के बारे में हमने पढ़ लिया, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों में अलग क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, तो हम लोग यही समझेंगे कि ये जो बहुत सारे समुदाय हैं जो दोनों देश में, इन्होंने कैसे एक दूसरे के साथ रहना, मतलब प्लूरलिस्टिक सोसाइटी कैसे बनाया, कैसे एक साथ मिलजुल के रहना इन लोगों ने सीखा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लेते हैं श्रीलंका का, जहाँ ये लोग पावर शेयरिंग सीख ही नहीं पाए। चलिए, मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, तो देखिए मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है कि अगर, क्योंकि आप मेजोरिटी में हैं, तो अगर डेमोक्रेसी है और आप मेजोरिटी में हैं तो हमेशा आपकी ही मनचाही सरकार बनेगी, पार्टिकुलर कम्युनिटी की ही सरकार बनेगी। और जब वो बार बार सरकार बनेगी तो वो माइनॉरिटी को दबाना चालू कर देगी, डेमोक्रेटिक तरीके से राइट उनका नहीं देगी, फिर से उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देगी। हम देखेंगे आगे चल के कि श्रीलंका में कैसे हुआ ये सब। ठीक है, तो देखो मेजोरिटेरियन का एक बार में डिफिनेशन अच्छे से आप लोग को बुक करा दो। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर मेजोरिटी कम्युनिटी, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब सिंपली गवर्न करना, किसी कंट्री को चलाना, जहां मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर पावर कर दे माइनॉरिटी को और डिनाइड कर दे उनका इक्वल राइट्स, उनको इक्वल राइट्स ना। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे हो सकता है ये मेजोरिटी। तो देखो श्रीलंका में अगर आपसे पूछे कि मेजोरिटेरियनिज्म हुआ तो उसके बारे में हमको बताइए, कैसे आप कह सकते हैं कि मेजोरिटेरियन था श्रीलंका में, कुछ तो आपके पास पॉइंट होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट बोल रहा हूँ, इसको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। डेमोक्रेसी हेल्प करता है मेजोरिटी पार्टी को, और सिन्हाला जो थे वो मेजोरिटी में थे तो उनकी सुपरमेसी होगी, वो जो चाहेंगे वो होगा। और फिर इन्होंने क्या किया कि जब सिन्हाला का गवर्नमेंट तो बन गया, इन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया अपना। तमिल स्पीकर तमिल बोलते थे और सिन्हाला स्पीकर सिर्फ उतने ही 74% ही सिन्हाला बोलते थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, सिन्हाला को स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। फिर सिन्हाला एप्लीकेंट को यूनिवर्सिटी और जॉब में भी फायदा देने लगे ये लोग, मतलब इक्वल राइट तो नहीं दे रहे हैं और दबा भी रहे हैं उन लोग के लैंग्वेज को और उन लोग के कल्चर को, लेकिन सिन्हाला एप्लीकेंट को अब ये ज़्यादा दे रहे हैं फ़ायदा यूनिवर्सिटी में, जॉब एप्लीकेशन में। ठीक है, इन लोग को एडुकेशन भी नहीं देना चाहते माइनॉरिटी को कि ये कभी जान पाए कि हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ क्या और कभी उठ भी पाए। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये याद कर लीजिए, मैं पूछूंगा अभी, जो सिन्हाले स्पीकर थे उनका रिलीजन क्या था, बुद्धिज्म। तो उन्होंने क्या कर दिया कि स्टेट का गोल बना दिया, स्टेट का गोल ही बना दिया कि प्रोटेक्ट करना है और बुद्धिज्म को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो देख रहे हो कैसे उन लोगों ने जितने भी रूल्स थे सब अपने हिसाब से बनाए और अपने लिए फायदेमंद बनाए। देखिए जब मैं बात कर रहा हूँ कि 2 लैंग्वेज बोले जा रहे हैं तो आप सिर्फ इसको लैंग्वेज मत समझिए। ठीक है, यहाँ पर हम जो है हम कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं, जैसे हम नॉर्थन बेल्ट में दिल्ली में जो रह रहा है वो हिंदी लैंग्वेज बोल रहा है, और ट्राइबल एरियाज में कोई रह रहा है और वो कोई वहाँ का ट्राइबल लोकल लैंग्वेज बोल रहा है। तो मैं कहूँ कि हम हिंदी बोलते हैं और वो कोई ट्राइबल लैंग्वेज बोलते हैं, तो आप इससे क्या समझ लेंगे कि सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंस है? क्या सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंस है? ना आपके खाने का तरीका, ना आपके रहने का तरीका, ना आपके काम करने का तरीका, ना आपके सोचने का तरीका, ना आपके फेसबुक और सोशल मीडिया का तरीका, कुछ उनसे मिलता जुलता नहीं है। तो ये 2 कल्चर हो गया अलग, समझ रहे हैं आप?
सिर्फ लैंग्वेज के तौर पर मत देखिए, ये दो अलग कल्चर हो गया। आप यहाँ स्काई राइज बिल्डिंग में रह रहे हैं दिल्ली में, बड़ी बड़ी इमारतों में, और वो वहाँ उनको इमारत पसंद ही नहीं, डेवलपमेंट ही सब कुछ है, और उन लोग को डेवलपमेंट नहीं चाहिए, वो लोग जैसे जीना चाहते हैं वैसे ही जीना चाहते हैं। तो ये जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो जब मैं लैंग्वेज कह रहा हूँ कि दो लैंग्वेज अलग अलग बोलने वाले लोग हैं, तो आप समझिए कि वो कल्चरल लेवल पर भी बहुत अलग है, उनका कल्चर बहुत अलग है, ठीक है। अब जब ऐसे करेगा श्रीलंका कि मेजोरिटी हमेशा माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करेगा, तो कभी ना कभी तो माइनॉरिटी उठने की कोशिश करेगा। जैसे आप क्लास में बैठे हैं और आपको रोज एक लड़का सताता है, एक दिन एक झापड़ मारा, दूसरे दिन एक झापड़ मारा, ऐसे करते करते किसी दिन तो आपको गुस्सा आएगा और आप कहेंगे कि नहीं अब बहुत हो गया, और उस दिन आप उठ के उससे क्या पता उसको ही झापड़ मार दे, या फिर उस तो कभी ना कभी तो उठेंगे। हाँ, एकदम जल्दबाजी में ना उठे, लेकिन उठेंगे कभी नहीं। तो ऐसे ही हुआ श्रीलंका में, सालों दबाने के बाद माइनॉरिटीज को, तमिल स्पीकर्स, वो फिर अपने राइट के लिए उठे, और इससे हो गया क्या, सिविल वॉर। अब सिविल वॉर मतलब क्या होता है, ऐसा वॉर जिसमें मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट ना, सिर्फ कंट्री के आपस में लोग आपस में लड़ाई करें, ठीक है। वॉर सुनते ही आपको लगता है वो क्या लड़ाई हो गया एक कंट्री दूसरे कंट्री, ऐसा कुछ नहीं। सिविल वॉर का मतलब होता है कंट्री के अंदर ही लड़ाई हो जाए, दो कम्युनिटी के बीच में, ठीक है, उसमें मिलिट्री का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। तो अब ये सिविल वॉर होगा, वो अपने हक के लिए लड़ेगा और मेजोरिटी कहेगा कि हम देंगे नहीं, तो होगा। तो उसका परिणाम क्या होगा, अब वॉर का परिणाम कभी तो अच्छा होता नहीं है। तो देखिए क्या क्या होगा, रिफ्यूजी क्राइसिस, अपना ही देश छोड़ के आपको भागना पड़ेगा दूसरे देश में, ठीक है। और जब देश ही पूरा चल रहा है तो आप अपना काम काज तो भूल ही जाइए कि आप कुछ काम करेंगे और अच्छे से जिंदगी बिताएंगे, लिवलीहुड का तो लॉस होगा ही। और जब आपस में दो समुदाय लड़ रहे हैं तो यूनिटी ऑफ कंट्री का सवाल कहाँ से आता है, यूनिटी ऑफ कंट्री तो पहले ही शट आउट हो चुका है, ठीक है। तो ये था श्रीलंका मॉडल, कि श्रीलंका ने कैसे अपने डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया, या फिर कैसे अपने डाइवर्सिटी को उसने पहचानने से इनकार किया, तो उसके साथ क्या हो। अब एक बहुत सा खूबसूरत प्यारा सा बेल्जियम का मॉडल है, तो चलिए अब देखते हैं बेल्जियम का प्यारा सेक्शन। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, एकोमोडेशन मतलब मिला जुला कर चलना, सबको एकोमोडेट करके रखना, एक साथ चलना। तो देखिए बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम में भी तो डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, ठीक है। अब देखिए उन लोगों ने क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी पूरे कंट्री की, उसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग होंगे वो इक्वल मिनिस्टर्स होंगे, जितने डच स्पीकिंग के होंगे उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग के होंगे। कुछ स्पेशल लॉ बनाए गए, और उनको हटाने के लिए मेजोरिटी चाहिए सारे कम्युनिटी। एक चाहे सिर्फ फ्रेंच स्पीकिंग तो वो उसको नहीं बदल सकता, ना ही डच स्पीकिंग अगर चाहे तो उसको बदल सकता है। दोनों कम्युनिटी जब तक मेजोरिटी मतलब पूरी तरह सहमत नहीं होंगे तब तक वो लोग चेंज नहीं हो सकते, ये जरूरी है, बहुत अच्छी बात। और जैसे कि हम देखा कि वो दो पार्ट में डिवाइडेड थे, ब्लू एरिया और एक येलो एरिया। तो उन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा पावर दे दिया, सेंटर से मतलब लेके और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया, ताकि वो जो वो ब्लू एरिया का स्टेट गवर्नमेंट हो वो अपना उसको संभाले, वो अपने हिसाब से चले, और ये जो ये येलो कलर का रीजन था उसको अपने हिसाब से वो संभाले, ठीक है। इससे उन लोग अपने हिसाब से जी पाए, ठीक है। और ब्रुसेल में आप जानते हैं कि 80-20 का रेशियो था, 80 फ्रेंच थे और 20 डच थे। तो ब्रुसेल में भी इन लोगों ने क्या किया, अब क्योंकि डच मेजोरिटी में थे पूरे कंट्री में, जब उन्होंने समझौते में सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर्स दोनों तरफ से रखा प्रस्ताव, या फिर मान लिया प्रस्ताव को, तो ब्रुसेल में फ्रेंच को भी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। तो ब्रुसेल में उन्होंने क्या किया, वहाँ पर भी जो मिनिस्टर्स रहेंगे वो रिप्रेजेंटेशन रहेगा, इक्वल रहेगा दोनों कम्युनिटी का, ठीक है। ब्रुसेल की गवर्नमेंट में भी, कैपिटल की गवर्नमेंट, और कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट जो डच के लिए देखेगा, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट जो फ्रेंच के लिए देखेगा। तो और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को सिंगल लैंग्वेज स्पीकर चुनते थे, जैसे जो डच है वो अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट चुना, और जो फ्रेंच है वो अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट चुना। तो वो इनके कम्युनिटी राइट्स के बारे में ध्यान रखते हैं, जैसे कल्चरल राइट्स, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज इम्पोज कर दे कोई एक, तो ये लैंग्वेज जिससे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट कल्चरल राइट्स बचा सके। जैसे कि वहाँ लैंग्वेज के बारे में हम लोग देखा कि सिनाले ने अपना लैंग्वेज इम्पोज किया। और एजुकेशनल राइट्स, वहाँ देखे कि एजुकेशन में भी उन लोग को ज़्यादा ये बढ़ावा दिया जा रहा था सिनालेस को, ठीक है। तो ये सब बचाने के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाए। तो देख रहे हो कितना इन लोगों ने तालमेल बैठा के एकदम एक बनाया अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल।
तो इससे हुआ क्या, स्टेबिलिटी आई कंट्री में, बहुत स्टेबल हो गई कंट्री, ट्रस्ट बढ़ गया कम्युनिटी के बीच में, दोनों जान गए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करके और समझौता कर सकते हैं। और सिविल वॉर अवॉइड किया, सबसे बड़ा कि अवॉइड कर दिया सिविल वॉर, जिससे कंट्री में कोई डेवलपमेंट में कमी नहीं है। और आपको जान के हैरानी होगी कि अब ये देश इतना अच्छा है और इतना शांत है कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन जो बना, पूरे यूरोप कंट्री मिलकर यूरोपियन यूनियन बना है, उसका हेड क्वार्टर जो है वो यहाँ ब्रुसेल में है, इसके कैपिटल में। तो देखा आपने लोगों ने बेल्जियम ने किस तरह से अपनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया, और वही श्रीलंका ने कैसे अपने देश की हालत खराब की। तो क्या एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पावर शेयरिंग डिजरेबल, क्या पावर शेयरिंग अच्छी बात है? तो अब तो आप लोग का आंसर मिल गया कि हाँ, बेल्जियम को देखने के बाद और श्रीलंका को देखने के बाद तो पावर शेयरिंग अच्छी ही बात है। शेयर कर लो थोड़ा सा पावर और फिर अच्छे से एकोमोडेट करके रहो। तो देखो, पावर शेयरिंग अच्छा बात है, ये तो क्लियर है, लेकिन कभी कभी बोर्ड्स में पूछ जाता है कि प्रेडुएंशियल रीजन क्या है और मोरल रीजन क्या है। तो पहले हम समझते हैं कि ये दोनों चीज़ क्या है। प्रेडुएंशियल रीजन का मतलब डिसीजन जो आप ले रहे हैं वो लॉस और गेन कैलकुलेट करने के बाद ले, कि आपको घाटा होगा कि फायदा होगा, ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं तब ले रहे हैं कोई डिसीजन। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि चैप्टर पढ़ने से आपको कुछ ना कुछ गेन होगा, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं। आप इस चैप्टर के बदले कोई मूवी भी देख सकते थे, लेकिन आप जानते हैं कि एग्जाम कंडीशन में ये लॉस है, तो आप गेन और लॉस कैलकुलेट करके तब सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है। और मोरल रीजन में क्या होता है कि जो राइट थिंग टू डू फॉर ह्यूमैनिटी, कि यह ह्यूमैनिटी के लिए करना जरूरी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बूढ़े आदमी को सड़क पार करने में दिक्कत हो रही थी, आपने सड़क पार, क्या आपको कोई घाटा पैदा हुआ? आपने सिर्फ इंसानियत के नाते किया ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने 100 रुपये निकाल के और आपको पकड़ा दी, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो ये हो गया मोरल रीजन। अब वाई गुड, अब हम जब समझ गए कि प्रेसिडेंशियल और मोरल रीजन क्या होते हैं, तो हम जानते हैं कि पावर शेयरिंग का प्रेसिडेंशियल और मोरल रीजन क्या है। तो ये जो रेड कलर में वो प्रेसिडेंशियल रीजन है। पहले तो हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करने में मदद करता है सोशल ग्रुप्स के बीच में। इससे क्या होता है, इससे कंट्री में स्टेबिलिटी बनी रहती है, कंट्री का लॉस नहीं होता है, ठीक है, यूनिटी बनी रहती है। तो गेन हो रहा है हम लोग को यहाँ पर। पावर ना शेयर करना शॉर्ट रन में अट्रैक्टिव लग सकता है कि हाँ हम लोग जीत रहे हैं, लग सकता है आपको कि आप जीत रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वर्स होगा। क्या होगा? वर्स होगा, वो सब बुरा होगा। क्योंकि जैसे कि शॉर्ट रन में तो वो सोच रहे हैं कि हाँ आपको दबा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वो कभी ना कभी तो उठ के आपको जवाब देंगे, और जिस दिन वो उठ के आपको जवाब देंगे उस दिन पूरे कंट्री का कलेक्टिव लॉस होगा, ठीक है। पावर शेयरिंग और मोरल रीजन हम लोग जानते हैं, ठीक है। आपको नहीं लगता कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है वो पूरे पीपल्स का गवर्नमेंट है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसानियत के नाते जिसको उस डिसीजन से कोई फर्क पड़ रहा है उन सबके व्यू पॉइंट्स को ले लिया जाए, ये मोरल रीजन हो, ठीक है। पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड फॉर डेमोक्रेटिक रूल वेयर ऑल हैव से इन गवर्नेंस। सबको गवर्नेंस में मौका मिलना चाहिए, तभी तो आप डेमोक्रेसी कहेंगे कि हाँ हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये मोरल रीजन है कि इंसानियत के नाते हमें ऐसा करना चाहिए, जिसको उस रूल से या उस डिसीजन से फर्क पड़ता है उस सब के बारे में हमें सोचना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ एक बहुत सुंदर लाइन लिखी, देखिए जो डिक्टेटर गवर्नमेंट होते हैं वो पावर शेयर जनरल नहीं, और वो पावर शेयर नहीं करते हैं इसलिए वो क्विक डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्टली डिसीजन ले लेना है। लेकिन अगर आप पावर शेयरिंग करेंगे तो आप स्लो डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट्स लेने होते हैं। लेकिन आप स्लो ही डिसीजन लीजिए, लेकिन मल्टीपल व्यू पॉइंट्स लेके डिसीजन लीजिए, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है सोसाइटी में। जैसे आपके घर में अगर कोई नया सामान खरीदाने जा रहा है, मान लीजिए वो एक टीवी, तो आप अगर सब कोई से पूछेंगे कि उनका व्यू पॉइंट क्या है, उनका व्यू पॉइंट क्या है, तो उनको अच्छा लगेगा, और प्लस में आपका भी जो हॉर्जिन है वो प्राउड हो कि आपने ये सब सोचा ही नहीं कोई पर्टिकुलर चीज़ खरीदने से पहले। और जब वो चीज़ घर पर आएगा, मान लीजिए मैं यहाँ टीवी का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सब लोग को लगेगा कि हाँ इसमें मेरा भी डिसीजन मेकिंग है, इसमें मेरा भी डिसीजन मेकिंग है, इसमें मेरा भी डिसीजन मेकिंग, तो सबको लगेगा कि हाँ ये हमारा टीवी है, ये तुम्हारा और मेरा टीवी नहीं है, हमारा है, ठीक है। तो
स्लो डिसीजन मेकिंग, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स लेना पावर शेयर करके अच्छा है, ना कि डायरेक्ट डिसीजन ले लो। तुम गए यहाँ बाहर से एक टीवी खरीद के ले गए और वहाँ रख दिया और सब कुछ उसको देख रहा है, किसी को उसमें कुछ पसंद नहीं आ रहा है, कुछ पसंद नहीं आ रहा है, सब कोई तुम्ही को ब्लेम करेगा, तुम टीवी लाए, तुम कभी ये नहीं कहेगा कोई कि हम हमारा है, ठीक है। तो उसमें वो भी फीलिंग नहीं आ पाती है। पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, ये सुन के आपको जोक नहीं लग रहा है कि पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग इन डिक्टेटरशिप क्यों नहीं ली? क्योंकि उनको पावर शेयर करने की जरूरत ही क्या है? जब पावर शेयर होगा तब तो डेमोक्रेसी में ही होगा ना। इसीलिए डेमोक्रेसी सबसे अच्छा गवर्नमेंट है अभी के हिसाब। तो देखिए डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसे एक पहला है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसमें क्या होगा कि सेम लेवल पर ही अलग अलग लोगों में बांट दिया गया पावर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट्स में ही बांट दिया गया, और वो सब सेम लेवल पर है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट में मैं आपको बताऊं, लेजिस्लेटिव है, एक्सिक्यूटिव है और जुडिशियरी है। लेजिस्लेटिव में एमपीज एमएलएस ये सब आते हैं, एक्सिक्यूटिव में मिनिस्टर्स और ये आईएएस ऑफिसर्स ये सब आते हैं, और जुडिशियरी में जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट्स आते हैं। तो ये तीनों एक ही लेवल पर है। ये आप नहीं कह सकते कि ये बड़ा है ये छोटा है, कुछ मायने में ये बड़ा होगा तो कुछ मायने में ये बड़ा होगा, ठीक है। तो ये तीनों इक्वल है और तीनों को पावर दिया गया है और तीनों एक दूसरे पर चेक रखते हैं। तो इसको हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ शेयरिंग का मॉडल कहा जाता है। इसको चेक एंड बैलेंस मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि लेजिस्लेटिव जुडिशियरी और एक्सिक्यूटिव पर रखेगा नजर, एक्सिक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी पर रखेगा, मतलब सब एक दूसरे पर नजर रखते हैं। कोई एक ऐसा किसी को पावर नहीं दिया गया कि वो अकेले सिंगल हैंडेडली सब कुछ कर ले, ठीक है। तो इसको हॉरिजॉन्टल शेयरिंग मॉडल बोलते हैं अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप ये हम लोगों ने बेल्जियम में देखा कि बेल्जियम में क्या हुआ, उन्होंने डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में पावर को शेयर कर लिया। इंडिया में अगर हम देखा जाए तो रिजर्वेशन हम जो दिए हैं वो भी डिफरेंट सोशल ग्रुप के SC ST इन लोगों को जो रिजर्वेशन मिला है वो भी हम डिफरेंट पावर शेयरिंग कर दिए अमंग मल्टीपल बेसिस। मल्टीपल बेसिस पर भी हो सकता है, मतलब वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन अलग अलग सोसाइटी में ही अलग अलग लोग अलग अलग तरह के पावर रखते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो जीत गई वो तो रूलिंग पार्टी बन गई, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो हार गई वो भी अपोजिशन है, और अपोजिशन के पास भी पावर है, वो सरकार से जवाब मांगती है, ठीक है। प्रेशर ग्रुप, कोई पार्टिकुलर ग्रुप जैसे फार्मर का ग्रुप, बिजनेस का ग्रुप, कुछ ऐसा, टीचर्स का ग्रुप, डॉक्टर्स का ग्रुप, ऐसे ग्रुप होते हैं, एसोसिएशन टाइप। तो ये प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं अपने लिए अच्छे लॉ बनवाने के लिए। ये फार्म लॉ आया, तो सिंगू बॉर्डर पर दिल्ली धरना देने बैठ गए किसान, और उस प्रेशर ग्रुप के लीडर कौन थे, राकेश टिकैत, ठीक है। तो उन लोगों ने भी अंतिम में सरकार को फैसला लेने पर मजबूर कर दिया ना कि नहीं फार्म लॉ नहीं लागू हो सकता, तो अंतिम में फार्म लॉ हट गया, ठीक है। तो इनके पास भी पावर है। मूवमेंट्स, कुछ समय आंदोलन के पास भी पावर होता है, आंदोलन के तौर पर भी, जिसमें ऑर्डिनरी सिटीजन हिस्सा लेके और आंदोलन के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं सोसाइटी को। जैसे अन्ना हजारे लोकपाल बिल लाने की मांग कर रहे थे, मूवमेंट एक बार चला था, लोकपाल बिल आया। ये लोकपाल बिल इसलिए आया था, मैं से बताने की जरूरत नहीं है लेकिन बताता हूँ, लोकपाल बिल इसलिए आया था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, इन सब के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है जो इन लोग को देखे कि ये लोग सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इनके खिलाफ अगर कंप्लेन करना हो तो कहाँ करोगे, तो लोकपाल के पास किया जाएगा। ये बिल अब पास हो चुका है और लोकपाल है भी, ठीक है। तो आपने देखा कैसे मल्टीपल बेसिस पर भी हो सकता है। वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ऐसे टाइप। तो वर्टिकल में डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बड़े छोटे लेवल पर ऐसे अब पावर शेयर किया जाएगा। वर्टिकल में क्या, अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये एक एग्जांपल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो बड़ा है, फिर उसके नीचे आता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये पावर शेयर किया गया है कैसे, डिफरेंट लेवल्स पर, ताकि अच्छे से गवर्नेंस हो सके। तो शुक्रिया मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स।